देखिए, थर्मल पावर प्लांट सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट में हमारे पास कोल्ड स्टोरेज होता है। ठीक। आपको इनकी सीक्वेंस याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? इनकी सीक्वेंस कि कौन किस टाइम पर हमारे पास किसके बाद कौन आ रहा है। सबसे पहले कोल लाया जाता है, कोल को एक जगह स्टोर किया जाता है कोल हैंडलिंग प्लांट के थ्रू, यानी कन्वेनर बेल्ट के थ्रू। हम कोल को किस में भेज देते हैं? बॉयलर में। ट्रेन में आया, छुप छुप कोयला आया, कन्वेनर बेल्ट के थ्रू बॉयलर में भेज दिया। अब ये जो अपना पूरा थर्मल पावर प्लांट है, ये एक तरह से हमारा चूल्हे की तरह होता है। गाँव में चूल्हा वगैरह जला के मिट्टी के चूल्हे में हम लोग खाना वाना बनाते हैं ना, उस टाइप में। तो रिवीजन है, तो आप लोगों को वैसे बेसिक पता होना चाहिए। तो ये गाँव में जो हम लोग मिट्टी के चूल्हे में बर्तन वो आप खाना वाना बनाते हो, ठीक है ना, उसी की तरह है। तो भट्टी वगैरह चलती है उसकी तरह मान लो। तो बॉयलर जो है ये आपका चूल्हा है या भट्टी मान लो, ठीक है ना, वड़ेवर। अब भट्टी या चूल्हे को जलाने के लिए आप अंदर या तो लकड़ी डालते हो या कोयला डालते हो। तो हम लोग कोयला डाल रहे हैं। क्यों जलाना है इसको? इसको जलाना इसलिए है ताकि इसमें से कोई पानी वाला जो टैंक, पानी वाला जो हमारा क्या नाम से वाटर की जो पाइपलाइंस हैं, जिनको आप कंडुइट भी कहते हैं, वो जब इसमें से पास होंगी तो ध्यान रखना, वाटर जब गर्म होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? स्टीम में। अब स्टीम क्यों बनाई जा रही है? काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर स्टीम क्यों बनाई जाती है? हाइड्रो पावर प्लांट से काम हो सकता है ना। तो हाइड्रो पावर प्लांट में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि सबसे पहले जो आए थे वो हाइड्रो पावर प्लांट ही आए थे। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या, वाटर का प्रेशर बहुत कम होता है। तो टरबाइन इतनी तेजी से नहीं घूम पाता था। बहुत ज्यादा ट्राई किया तब भी 300 आरपीएम के आसपास घूम पाता था। तो आप लोग सब लोग जानते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइन की स्पीड 300 आरपीएम के आसपास हो सकती है मैक्स टू मैक्स। जबकि थर्मल पावर प्लांट में आप लोगों की स्पीड 300 नहीं 3000 आरपीएम तक बढ़ जाती है, यानी 10 गुना आरपीएम हो जाती, 10 गुना आरपीएम तक बढ़ जाती है। अब ये इतना ज्यादा कैसे हो जाती है? तो आप इसका प्रिंसिपल आया, आप लोगों ने प्रेशर कुकर देखा होगा। प्रेशर कुकर को जब आप 1/4 भी अगर भरो पानी से, और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके और उसको थोड़ी देर गर्म करो, थोड़ी देर में पानी उबल के स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो अंदर से स्टीम ऐसे कुकर को ठोकने लगती है, निकालो बाहर, निकालो बाहर, निकलना है। और ऊपर वेसल लगी होती है हमारे पास, सीटी लगी होती है, वो बार बार ऊपर होती रहती है, बार बार ऊपर होती रहती है, और उसमें से गैस निकलती रहती है, स्टीम निकलती रहती है। तो स्टीम, अब स्टीम को ऐसी क्या जल्दी लग रही थी, जो जोर जोर से सीटियां मारी, बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि स्टीम जो होती है, एक्चुअल में पानी तो 1/4 था। जब पानी 1/4 ही था तो स्टीम भी 1/4 ही बननी चाहिए थी, क्योंकि पानी तो स्टीम में कन्वर्ट हुई है। लेकिन स्टीम के साथ दिक्कत है। स्टीम क्या है कि अमाउंट में कम होती है, लेकिन उसको फैलने के लिए जगह चाहिए, यानी वॉल्यूम उसको ज्यादा चाहिए। तो कुकर का वॉल्यूम उसके लिए कम पड़ रहा था। जितना ज्यादा आप उसको हीट करोगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करोगे, हीट उतनी ज्यादा स्टीम को मिलेगी, और स्टीम उतना ही ज्यादा फैलने की कोशिश करेगी। और जितना ज्यादा फैलने की कोशिश करेगी, बताओ, वो थोड़ी देर में कुकर प्रेशर, जो आपका प्रेशर कुकर है, वो फट जाएगा, अगर उसमें आपने सीटी नहीं लगाई, अगर आप उसकी गैस नहीं निकाली तो यहां पर भी हम लोगों को प्रेशर ही क्रिएट करना था। हम लोगों को क्या करना था कि टरबाइन की ब्लेड को तेज घुमाना था। तो हमको टरबाइन की ब्लेड पर एक ऐसा प्रेशराइज्ड फ्यूल हम लोगों को, या ऐसा प्रेशराइज्ड फ्लूइड हम लोगों को फेंकना था जो टरबाइन की ब्लेड को तेज से तेज घुमा सके। तो हमने कहा यार पानी में इतना प्रेशर नहीं होता, लेकिन अगर उसी पानी को, अब पानी की अवेलेबिलिटी का भी चक्कर ये था कि जो हिली एरियाज है वहां पर तो अच्छी बारिश होती है, तो वहां पर तो हाइड्रो पावर प्लांट सक्सेसफुल है। लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन हिली एरियाज पे नहीं, ग्राउंड एरिया पे रहती है, और ग्राउंड एरियाज में बरसात कम होती है, तो वहां पानी की अवेलेबिलिटी कम है। तो बोले यार थोड़े पानी से फिर प्लांट कैसे चलाएं, हाइड्रो पावर प्लांट तो नहीं चलेगा। तो हमने थोड़े पानी को ही गर्म किया, और जब थोड़ा पानी गर्म होता है और वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर के साथ हाई वॉल्यूम क्रिएट करने की, हाई वॉल्यूम को कवर करने की कोशिश करता है। वॉल्यूम उसको मिलता नहीं है, क्योंकि हम लोग हमारे स्टील के पाइप्स के अंदर, वाटर पाइप जो होते हैं वो स्टील के या आरसीसी के बना के हम लोग उसके साथ वर्क करवाते हैं। तो ध्यान रखना, वो हमारे पास कम वॉल्यूम में ही हम लोग उस पानी को स्टीम में कन्वर्ट करके इतना हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं कि जब उस हाई प्रेशराइज स्टीम को, यानी बॉयलर में पानी को गर्म करके हाई प्रेशराइज, अब और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना है, तो यहाँ बॉयलर से जो भी स्टीम बनती है वाटर को स्टीम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखना, उसको और ज्यादा अगर आप गर्म कर दो, आप कुकर को जितना ज्यादा गर्म करोगे, अंदर का पानी उतना ही तेजी से प्रेशर क्रिएट करेगा। तो हम सुपर हीटर में बॉयलर से आने वाली वेट स्टीम को, ध्यान रखना, बॉयलर से जो स्टीम आती है जनरली वो भीगी हुई होती है, वेट स्टीम, उस वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने का काम मेन सुपर हीटर करता है, और उसका और टेम्परेचर बढ़ा देता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर, उतना ज्यादा प्रेशर आप लोगों का इंक्रीज होगा। ध्यान रखना, एक हालात ऐसे आ जाते हैं कि इस हाई प्रेशर की स्टीम वाल्व को, यहाँ पर स्टीम तो है ही सही, पानी की स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है, स्टीम वाल्व को हम अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से खोल के हाई प्रेशर से टरबाइन की ब्लेड पर गिराते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ टरबाइन की ब्लेड का जो ये एरिया है ये कम है। ध्यान रखना, यहाँ एरिया ज्यादा रखा जाता है। बताओ यहाँ एरिया कम क्यों है? क्योंकि एरिया जितना कम होगा, ध्यान रखना, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो हाई प्रेशर से
यहाँ से वाटर जाएगा, और वाटर जब जाएगा तो ध्यान, सॉरी स्टीम जाएगी, तो स्टीम जाते ही टरबाइन की ब्लेड को उतनी प्रेशर से क्या करेगी, घुमाएगी। लगभग 3000 आरपीएम तक भी ये रोटेट करवा सकता है। 3000 आरपीएम पे रोटेट करेगा। बताओ जितना तेजी से टरबाइन का शाफ्ट रोटेट करेगा, इस शाफ्ट के, टरबाइन के शाफ्ट के मेन साथ आप लोगों का इसका रोटर कनेक्ट होता है, अल्टरनेटर का रोटर कनेक्ट होता है, उतनी तेजी से रोटर घूमेगा, और रोटर को यानी कि अल्टरनेटर को जितनी ज्यादा मैकेनिकल पावर मिलेगी, बताओ आपका अल्टरनेटर उतनी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करके ट्रांसफॉर्मर के थ्रू बसेस को प्रोवाइड कराएगा, बस बार को प्रोवाइड कराएगा। दिस इज बस बार, दिस इज बस बार। इज इट। तो आप लोगों को पहले तो स्ट्रेट समझ में आना चाहिए ये पूरा का पूरा, क्या कोल आया गया, स्टीम में कन्वर्ट किया और टरबाइन घुमा दिया स्ट्रेट। अब जैसे आप लोग जैसे जानते हो, चूल्हे के अंदर जैसे जैसे कोयला पुराना होता जाता है, पूरा जल जाता है, तो वो बसता ना, ऐश बसता है, भूसा, उसको हम लोग यहाँ से, एरो मैंने थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा मिस्टेकन इधर बना दिया मैंने, ये आपका एरो इधर बनेगा। ऐश को हम बाहर निकाल लेते हैं, ऐश प्लांट, ऐश हैंडलिंग प्लांट के थ्रू ऐश स्टोरेज अलग से करवा लेते हैं। ध्यान से सुनना, यहां से जो भी आप लोगों का टरबाइन से स्टीम थी, स्टीम ने टरबाइन की ब्लेड को घुमा दिया। अब स्टीम ने बोला हाँ तो भाई अब क्या करूं मैं, हमने बोला घुमा दिया टरबाइन को, बोला हाँ घुमा दिया। अब स्टीम टरबाइन की ब्लेड को घुमाने के बाद अब स्टीम गायब थोड़ी ना हो जाएगी। स्टीम पूछ रही हाँ भाई अब मेरा क्या काम है, क्या करना है मुझे। मैंने कहा यार ये तो पूछना पड़ेगा। पूछा गया, भाई स्टीम का क्या करें। बोले छोड़ दो हवा में। नहीं 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 नहीं, कैसे छोड़ दें, स्टीम तो बहुत गर्म है, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी इसके पास है, क्यों ना इसकी हीट एनर्जी को यूज किया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी हीट एनर्जी को कंडेंसर में भेजते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, हम स्टीम को सीधे कंडेंसर में भेजते हैं। बताओ स्टीम के पास खूब सारी क्या है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। और यहां पर कंडेंसर में आपकी हीट एनर्जी के खूब सारी हीट एनर्जी, एकदम गरम गरम स्टीम है, जो टरबाइन की ब्लेड को घुमाने के बाद इस कंडेंसर में आ गई। अब कंडेंसर के अंदर जो गरम गरम स्टीम है, आप चाहो तो उस गरम गरम स्टीम को, ये जो आप लोगों का फीड वाटर हीटर है, अभी मैंने डायग्राम कम ही बनाया, छोटा बनाया है, अभी तो और बड़ा बनाना है। देखो आप, ये जो आप लोगों को फीड वाटर हीटर दिख रहा है, ध्यान रखना, तो यहाँ पर आप लोगों का वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर होता है, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर होता है, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर। बहुत ध्यान से सुनना, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर, दिस इज, और ये आप लोगों का रिवर, ठीक है ना, ये से पानी इधर से ही हो जाएगा ना, ये आपका रिवर। तो एक्चुअल में है क्या कि आप लोगों का रिवर है, रिवर से पानी उठाया जाता है, ठीक है ना, इसी पानी को गर्म किया जाता है, ठीक है। अब पानी उठाया जाता है तो सबसे पहले पानी में से सारे आयन गायब किए जाते हैं वाटर में से, तो वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर लगाया जाता है। इसमें केमिकल वालों का काम होता है कि पानी के अंदर जितने भी आप लोगों के क्या है, जितने भी आयंस वगैरह, उन सबको इसमें से रिमूव किया जाता है पानी में, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर में, ठीक है ना, पानी में से। ये केमिकल ब्रांच वाले करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फीड वाटर हीटर वगैरह क्या है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो आप लोगों की गरम गरम स्टीम आई है टरबाइन से कंडेंसर में, इस स्टीम को इस स्टीम को जिसके पास खूब सारी हीट एनर्जी है, बताओ उस स्टीम की हीट एनर्जी को मैं इस ठंडे पानी के साथ मिला दूं इसके साथ मिला दूं, तो मजा आ जाए। क्यों, क्योंकि देखो इधर से जो स्टीम आ रही है उसका गरम गरम, वो हीट का जो गरम गरम तापमान है, हीट है, वो इसके साथ मिल गई, तो बताओ यहाँ से पानी एकदम पहले से गर्म होके जा रहा है। सोचो उबलता हुआ पानी इकोनोमाइजर के थ्रू बॉयलर में जाएगा, तो बताओ उसको स्टीम में कन्वर्ट होने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। पानी जितना गर्म होगा उसको स्टीम में कन्वर्ट होने में टाइम उतना ही कम लगेगा, और टाइम जितना कम लगेगा एफिशिएंसी प्लांट की उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो बताओ ये जो फीड वाटर हीटर है, यहाँ से वाटर फीड किया जा रहा है, बताओ इसको हीटर यानी हीट कहाँ किया जा रहा है, तो इसे एक पर्टिकुलर चैम्बर में गर्म किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो यहाँ से जो भी आपकी स्टीम आ रही है, आप उसकी हीट से यहाँ से आने वाले ठंडे पानी को इधर लाकर गर्म कर सकते हो। अब इस स्टीम को, गरम गरम स्टीम को यहां तक लाने के लिए आप दो प्रोसेस कर सकते हो। स्टीम को अगर इसमें मिलाना है तो या तो पंप से खींचा जाए। अब पंप जो होता है ना, पंप, ये कभी स्टीम को यानी गैस को नहीं खींच सकता। स्टीम क्या होती है, गैस। तो कोई भी पंप गैस को नहीं खींच सकता, पंप सिर्फ लिक्विड को खींचता है, लिक्विड कंडीशन में जो हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो कंडेंसर के पास जो ऊपर से स्टीम आई है एकदम गरम गरम, अगर आपको उस स्टीम को डायरेक्ट इसमें मिलाना है, तो आप यहाँ पंप नहीं, यहाँ तो कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप मैंने लगाया, पंप नहीं, आपको यहाँ लगाना पड़ेगा क्या, कंप्रेसर। क्या लगाना पड़ेगा, कंप्रेसर।
तो अगर आप लोगों को, जो आप लोगों ने टरबाइन से कंडेंसर में गरम गरम स्टीम ली है, उस स्टीम को सीधे इस वाटर में मिलाना है, तो आपको यहां लगाना पड़ेगा पंप की जगह कंप्रेसर। लेकिन कंप्रेसर की एफिशिएंसी रद्दी होती है, रद्दी, बहुत ही बेकार एफिशिएंसी के साथ काम करता है। कौन? कंप्रेसर। इसलिए हम लोग यहां पंप की जगह कंप्रेसर को यूज करना अवॉइड करते हैं, कंप्रेसर को यूज करना अवॉइड करते हैं। तो ध्यान से सुने, मैं इस स्टीम को इसमें मिला सकता था सीधे, लेकिन यहाँ पंप की जगह मुझे क्या लगाना पड़ता, फिर कंप्रेस, क्योंकि कंप्रेसर ही है जो स्टीम को यानी गैस को खींच सकता है। लेकिन कंप्रेसर की एफिशिएंसी एफिशिएंसी बहुत ही रद्दी होती है, इसलिए हम लोग यहाँ कंप्रेसर नहीं पंप लगाते हैं। और पंप की खूबी है, पंप कभी भी गैस को नहीं खींचता, यानी स्टीम को नहीं खींच सकता, उसको वो लिक्विड को खींचेगा। इसीलिए हम लोगों ने जो टरबाइन में यहां से हम लोग गरम गरम स्टीम निकालते हैं, कूलिंग टावर की हेल्प से, कूलिंग टावर में बड़े बड़े फैन लगे होते हैं, उन कूलिंग टावर की हेल्प से हम लोग कंडेंसर में आई गरम गरम स्टीम को ठंडा करते हैं। पहले बताओ, स्टीम को अगर ठंडा करोगे तो पहले तो स्टीम कौन सी कंडीशन में आ जाएगी? वाटर की कंडीशन में, क्योंकि वाटर को गर्म किया था तब स्टीम बनी थी। और अगर स्टीम को ठंडा करोगे यहां पर, तो स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पानी में। लेकिन वो पानी ठंडा नहीं होगा। जैसे ही आप स्टीम को, जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर, उसको ठंडा करोगे तो लिक्विड कंडीशन में आएगी, लेकिन वो पानी भी उबलता हुआ पानी होगा। उस उबलते हुए पानी को पंप खींच के सीधे यहां से आने वाले ठंडे पानी में मिला देता है और इकोनोमाइजर के थ्रू बॉयलर में पटक देता है। तो मुझे ये बताओ कि आपको ये क्लियर है कि हमने यहां पर कंडेंसर में किया क्या है? टरबाइन से आने वाली हाई टेम्परेचर स्टीम को यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाए। क्यों वाटर में कन्वर्ट किया? क्योंकि पंप सिर्फ लिक्विड स्टेट को ही खींच सकता है, तो वाटर में कन्वर्ट करना जरूरी था। सीधे स्टीम को खींच लेते, नहीं खींच सकते। अगर सीधे स्टीम या गैस को खींचना है तो यह पंप ने कंप्रेसर लगाना पड़ता, और कंप्रेसर का एफिशिएंसी निहायती बेकार होता है। तो कंप्रेसर हम लोग ये यूज नहीं करते, पंप यूज करते हैं। इसीलिए कूलिंग कंडेंसर में कूलिंग टावर की हेल्प से इसको ठंडा करके स्टीम को वाटर में कन्वर्ट किया, और फिर वाटर को पंप से खींच के इसमें मिला दिया, और इस गरम गरम पानी को, उबलते हुए पानी को बॉयलर में भेजा, तो एफिशिएंसी ओवरऑल क्या कर हो गई? बढ़ गई। तो बताओ, फीड वाटर हीटर एक्चुअल में आप लोगों की एफिशिएंसी को क्या करता है? बढ़ाता है। प्लांट की एफिशिएंसी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। दूसरी बात, आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मतलब पूरे प्लांट में सबसे ज्यादा पावर लॉस कहाँ होते हैं? पूरे प्लांट में सबसे ज्यादा पावर लॉस कहाँ होते हैं? सबसे ज्यादा पावर लॉस कहाँ होते हैं? बिल्कुल शंकर, वी विल टॉक अबाउट दैट। पूरे पावर प्लांट में सबसे ज्यादा पावर लॉस किसमें होते हैं? तो ध्यान रखना, हमेशा पावर गेन ही होती है, क्योंकि हर जगह आप सबको गर्म कर रहे हो पानी को। जब भी पावर को गर्म, पानी को गर्म करोगे तो उसको हीट दे रहे हो, यानी पावर जनरेट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो। लेकिन लॉस सिर्फ एक ही जगह होता है, जब आप दोबारा उसको ठंडा करते हो। जब गर्म कर रहे हो तो उसको हीट दे रहे हो, यानी एनर्जी दे रहे हो, लेकिन एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जहां गर्म चीज को ठंडा किया जाता है, और वो सिर्फ कंडेंसर में किया जाता है। और कंडेंसर की मजबूरी है, क्योंकि पंप सिर्फ लिक्विड खींचता है। तो आप लोगों से थर्मल पावर प्लांट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा लॉसेस कहाँ होते हैं? तो सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं कंडेंसर में। सबसे ज्यादा लॉसेस कहाँ होते हैं? कंडेंसर में। चलिए, मेरे ख्याल से नीचे वाला पोर्शन क्लियर होगा, सामने वाला पोर्शन क्लियर होगा। तो अब ऊपर चलें, ऊपर चलें, सुपर हीटर इकोनोमाइजर के बारे में बात करें। दीज आर क्लियर और नॉट? दीज आर क्लियर और नॉट? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इज इट? स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, जब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूंगा, ठीक है ना? चले, ओके। चलिए थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ जो बॉयलर है, आप लोगों ने चूल्हा देखते हो, चूल्हा, ठीक है ना, मिट्टी का चूल्हा, जिसपे आप लोग गाँव में खाना वाना पकाए होंगे, देखे होंगे। उसमें क्या होता है, जब कोयला जलता है या लकड़ी जलती है ना, तो एक काले कलर का धुआं निकलता रहता है। जब कोयला जलता है तो उसमें से काले कलर का धुआं निकलता रहता है। बताओ, वो काले कलर का जो धुआं निकलता रहता है, जो वेस्ट है इधर साइड में, कभी कभी आंखों में आता है ना, वो आप लोग आग वाग जला के बैठे हो सर्दी के दिनों में, लकड़ी या कोयला कुछ भी जलाते हो, तो ये हाथ हाथ तापते रहते हो ना, हाथ तपते रहते हो, तो काला धुआं उसमें से निकलता रहता है। और किस्मत इतनी खराब, जिधर आप बैठोगे उधर ही धुआं आता है ना? और आंखों में यूं 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 करते रहते हो। तो जो ब्लैक कलर का जो धुआं होता है, जो यहाँ बॉयलर में कोयले के जलने से आता है, वो ब्लैक कलर का धुआं, ध्यान रखना, उसे हम फ्लू गैसेस कहते हैं। उस ब्लैक कलर के धुएं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्लू गैसेस। किस नाम से जानते हैं? फ्लू गैसेस। इज इट क्लियर और नॉट? 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 ठीक है।
अब एक्चुअल में वो जो काला धुआं होता है, बताओ वो किसके जलने से बना है? वो कोयले के जलने से बना है। किसके जलने से बना है वो? कोयले के जलने से बना है। अब बताओ कोयले के जलने से जो बना हुआ है, बताओ कोयला जलेगा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट करेगा। तो बताओ कोयले के जलने से जो काला धुआं क्रिएट हुआ है ब्लैक कलर का, यानी फ्लू गैसेस जो बनी है, बताओ उस काले धुआं, जो काला धुआं होता है वो ठंडा होगा कि गर्म होगा? ऑफ कोर्स वो जलते हुए कोयले के अंगारों में से निकला है, तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा गर्म होगा। तो ध्यान रखना, जो काला धुआं होता है यानी जो फ्लू गैसेस होती हैं, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाली होती है। फ्लू गैसेस क्या होती है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाली होती है, बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म। अब इन फ्लू गैसेस को सीधे एटमॉस्फेयर में निकालोगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। तो हम लोगों ने कहा यार हम लोगों को टेम्परेचर कंट्रोल करना है, मुझे इस फ्लू गैसेस में जितना भी, इस काले धुएं में जितना भी टेम्परेचर है ना, जितनी भी हीट एनर्जी है, उसको यूज कर लेना है। तो जब बॉयलर से वेट स्टीम निकलती है, वेट का मतलब WET, भीगी हुई स्टीम, तो उसको ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए सुपर हीटर के पास टेम्परेचर कहां से आएगा? तो ध्यान रखना, सुपर हीटर बॉयलर से निकलने वाली वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए किसका टेम्परेचर यूज करता है? तो फ्लू गैसेस का टेम्परेचर यूज करता है। किसका टेम्परेचर यूज करता है? फ्लू गैसेस का। देखो बॉयलर से काले कलर का धुआं निकालने के लिए हमने अलग से पाथ बना दिया। ये काले कलर का धुआं अलग से निकल रहा है, फ्लू गैसेस अलग से नहीं। इनके पास खूब सारी हीट एनर्जी है, ये सुपर हीटर के बगल से ऐसे निकलेगा। बताओ बगल से निकलेगा तो सुपर हीटर हीटर को ये फ्लू गैसेस क्या करते हुए जाएगी? गर्म करते हुए जाएगी। नहीं, सुपर हीटर को क्या देके जाएगी? टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रोवाइड करा के जाएगी। अब सोचो फ्लू गैसेस की थोड़ी बहुत हीट एनर्जी किसने ले ली? सुपर हीटर ने। अब फ्लू गैसेस फिर अपने रास्ते पे ऊपर निकल चली। ये जा रही, कौन जा रही है? ये फ्लू गैसेस, है ना? फ्लू गैसेस मतलब ये रुकी नहीं है, ये इसके पास से निकली और इसको थोड़ा सा गर्म करते हुए आगे निकल गई। अभी भी फ्लू गैसेस के पास अच्छा खासा हीट एनर्जी है। तो जो फीड वाटर से पानी आ रहा था नीचे से, फीड वाटर से, उस पानी को हम बॉयलर में सीधे नहीं भेजते, उस पानी को हम इकोनोमाइजर में से पास करते हैं। इकोनोमाइजर के पास से जब फ्लू गैसेस निकलती हैं, तो बताओ फ्लू गैसेस इकोनोमाइजर को भी गर्म करते हुए निकलेगी। तो इकोनोमाइजर का काम क्या है? इकोनोमाइजर का काम है कि ये जो रिवर से आने वाला पानी था, बताओ उसे सबसे पहले तो कंडेंसर से आने वाले स्टीम को जब हमने उबलते हुए पानी में कन्वर्ट किया, तो उस उबलते हुए पानी ने यानी फीड वाटर हीटर ने उसको एफिशिएंसी दी, यानी हीट एनर्जी दी। हमने कहा इसको थोड़ा और गर्म कर लो, तो हमने इस फीड वाटर को बॉयलर में सीधे डालने से पहले हमने इसको इकोनोमाइजर में से पास किया। बताओ इकोनोमाइजर का काम क्या है? इकोनोमाइजर का काम है फीड वाटर को, इकोनोमाइजर का काम है फीड वाटर को, सॉरी, इकोनोमाइजर का काम है फीड वाटर को, फीड वाटर, ये हीटर लिख दिया कि मैंने? ये पंप है ना, पंप पंप पंप, फीड वाटर पंप। इकोनोमाइजर फीड वाटर पंप से आने वाले फीड वाटर को, इकोनोमाइजर फीड वाटर को बॉयलर में जाने से पहले फ्लू गैसेस की हेल्प से हीट प्रोवाइड करवाता है। तो सुपर हीटर बॉयलर से आने वाली वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करता है फ्लू गैसेस की हीट एनर्जी से। इकोनोमाइजर फीड वाटर को बॉयलर में जाने से पहले गर्म कर देता है, किसकी हेल्प से? फ्लू गैसेस की हीट से। यानी सारा काम सुपर हीटर फ्लू गैसेस के ऊपर डिपेंड, इकोनोमाइजर फ्लू गैसेस पर। थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। हियर आप लोगों के पास यहाँ पर अभी भी फ्लू गैसेस इकोनोमाइजर के बगल से निकल जाएगी। ध्यान रखना अभी भी इसके पास अच्छी खासी हीट एनर्जी है। ध्यान रखना ये जब फ्लू गैसेस अभी थोड़ी और ऊपर आएगी, तो हमने कहा यार इन फ्लू गैसेस का थोड़ा और यूज कर लो। तो अब आगे कैसे यूज किया जाता है वो ध्यान से समझना, ठीक है ना? वाटर ट्यूब बॉयलर आर यूनिवर्सली यूज इन थर्मल पावर प्लांट। बिल्कुल शंकर, आप जो बता रहे हो ये एकदम यूनिवर्सल जो आप बातें बता रहे हो, दीज आर फिक्स्ड लाइन, बिल्कुल सही है सब कुछ, जो है ना, ध्यान से समझना। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो चूल्हा होता है मिट्टी का जो बना होता है, ठीक है ना, इसका भी आप बनाओ मिट्टी का, बड़े बड़े जो गाँव में यूज करते हो, कई बार ऐसा चूल्हा बुझने वाला होता है ना, बुझने वाला होता है, तो आप लोग एक फूकनी लेते हो, फूकनी, और उसमें कैसे फूक मारते हो ऐसे, तो जलने लगता है। बताओ आप फूक मार के उसको क्या दे रहे हो? ऑक्सीजन दे रहे हो। बताओ ऑक्सीजन मिलते ही वो वापस से क्या करने लगता है? जलने लगता है। तो यहाँ बॉयलर को भी, यहाँ बॉयलर में भी कोयले को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब आप मार के मान लो बॉयलर में जाके ऐसे फूक मारने लगो, तो यहाँ से तो हनुमान जी बन जाने हो। भाई बॉयलर का टेम्परेचर याद है ना कितना रहता है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो ध्यान रखना ये आपके फूक से नहीं जलेगा, इसके लिए बड़े बड़े फैन लगाए जाते हैं। फैन ध्यान रखना फोर्स ड्राफ्ट फैन लगाए जाते हैं। ये फोर्स ड्रॉट फैन सूखी हवा को, स्पेशली सूखी हवा को एनवायरमेंट से, ड्रॉट का मतलब सूखी हवा को फोर्सफुली फोर्सफुली सूखी एनवायरमेंट की सूखी हवा को खींचता है अंदर की तरफ, ये फैन।
और हवा में क्या रहती है, ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन, भाई हम भी तो एयर से ही ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो ये फोर्सफुली ड्रॉट यानी सूखी हुई हवा को फोर्सफुली ये फैन अंदर की तरफ खींचते हैं। और इस ऑक्सीजन को जो एनवायरनमेंट से ली गई है, ये बॉयलर में कोयले को जलाने के काम आती है। अब बताओ जो यहां से आती है वो नॉर्मल एयर होगी, यानी ठंडी एयर होगी कि गर्म होगी? ऑफ कोर्स ठंडी होगी। सोचो हम फूंक मारेंगे तब भी ठंडी जाएगी। मान लो गरम गरम एयर मिल जाए, एक तो ऑक्सीजन भी चाहिए, मान लो ऑक्सीजन भी गरम गरम ऑक्सीजन मिल जाए तो मजा आ जाए, मतलब और ज्यादा जलने लगेगा ये कोयला मजे से। तो हम लोगों ने क्या करा कि फ्लू गैसेस से जो इकोनोमाइजर के बगल से निकली थी, अभी भी इसके पास थोड़ी बहुत हीट एनर्जी बची थी, तो हम लोगों ने फोर्स्ड डार्ट फैन ने जो एयर खींची एनवायरमेंट से, उस एयर को बॉयलर में जाने से पहले, प्री का मतलब पहले, बॉयलर में जाने से पहले प्री, हमने इसको थोड़ा सा हीट कर लिया। किसकी हेल्प से? फ्लू गैसेस की हेल्प से। तो बताओ एनवायरनमेंट से हम सीधा एयर को खींच के बॉयलर में नहीं डाल रहे, हम लोग पहले उसको फ्लू गैसेस की हेल्प से थोड़ा हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बताओ बॉयलर का एफिशिएंसी और ज्यादा क्या करेगा, बढ़ेगा। बताओ बॉयलर का एफिशिएंसी कौन कौन बढ़ा रहे हैं? बॉयलर का एफिशिएंसी से सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर तीनों मिलकर बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब बॉयलर के ही हिस्से हैं ये तीनों। ओवरऑल बॉयलर की एफिशिएंसी को ये तीनों ही मेंटेन करते हैं, ये तीनों ही मेंटेन करते हैं, तीनों ही मेंटेन करते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर 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 क्लियर। अब एयर प्री हीटर को भी गर्म करके जब फ्लू गैसेस बाहर निकलती है, तो अब ध्यान रखना, इसका ओवरऑल लगभग लगभग मैक्सिमम टेम्परेचर इसका खत्म हो चुका है। इसकी हीट एनर्जी सबने छीन ली, पहले सुपर हीटर ने, फिर इकोनोमाइजर में बची कुची हमारे एयर प्री हीटर में। अब इसके पास कुछ भी हीट एनर्जी नहीं है, यानी गर्म नहीं है, यानी एनवायरमेंट में जाएगा तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर ये फ्लू गैसेस बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट तो नहीं करेगी। अब इस फ्लू गैसेस, इस काले धुएं में दो चीजें सबसे खराब थी। एक तो इसके पास खूब हीट एनर्जी थी, टेम्परेचर बढ़ाता है एनवायरमेंट का ये, तो हमने इसको ठंडा कर लिया, सारी हीट एनर्जी यूज कर ली। इसके बाद दूसरे सबसे बड़ी गड़बड़ इस चीज इसके पास क्या थी कि ये कोयले के जलने से बना है। फ्लू गैसेस किसके जलने से? कोयले के जलने से बना है। तो कोयले के जलने से बनने की वजह से कोयले कोयला जब भी जलता है, कोल जब भी जलता है, तो उसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। तो बताओ फ्लू गैसेस में भी, जो कोयले के जलने से बनी है, इसमें कार्बन पार्टिकल्स होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट कार्बन ही है। कार्बन ही है जो एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा पॉल्यूट करता है। इसलिए इन फ्लू गैसेस में प्रेजेंट आप लोगों को कार्बन पार्टिकल्स को भी अलग करना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग ईपी लगाते हैं। ईपी का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ईपी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का काम क्या है? तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का काम है, आप लोगों के जितने भी, ये एक तरह की जाली होती है, जाली 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 जाली, तो जितने भी कार्बन पार्टिकल्स इसमें से होंगे, फ्लू गैसेस को हम इस जाली में से पास करते हैं। तो ध्यान रखना, जब ये जाली में से निकलती है, आप छलनी लेते हो ना, छलनी, तो जितना भी कचरा होता है वो तो ऊपर रह जाता है छलनी में, बाकी बाकी का पूरा जो आटा वगैरह होता है, कुछ भी छान रहे हो तो वो नीचे आ जाता है। यहाँ पर भी यही है, हमने छलनी लगा दी, छलनी। तो जितने भी कार्बन पार्टिकल्स हैं वो तो सब उसके चिपक जाते हैं, मैग्नेट की फॉर्म में उसके चिपक जाते हैं सारे के सारे जाली के। और बिना कार्बन पार्टिकल वाले जितने भी डस्ट पार्टिकल यानी कार्बन पार्टिकल हैं, वो तो ईपी के चिपक जाते हैं, यानी जाली के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर के चिपक जाते हैं। और बिना कार्बन पार्टिकल वाली और बिना किसी हाई टेम्परेचर वाली यानी ठंडी फ्लू गैसेस यहां से पास होती है, जिसे फ्लू गैसेस यहां से पास होती है, ईपी में से बाहर निकलती है। उस फ्लू गैसेस को इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन खींच के, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन जबरदस्ती खींच के चिमनी के थ्रू, किसके थ्रू? चिमनी के थ्रू उस काले धुएं को बाहर निकाल देता है। सोचो अब ना उसके पास ना कोई टेम्परेचर है, ना ही कोई उसके पास कार्बन पार्टिकल्स है, ना तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा, ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये सब चीजें भी आप लोगों को क्लियर हो। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? क्लियर, क्लियर और नॉट? बोलो क्लियर हो तो हम आगे बढ़ेंगे, ये तो बहुत छोटा हो गया। आई थिंक, बोलो भाई, इज इट क्लियर और नॉट? देन वी विल गो फर्दर। बताओ, तब तो मैं इस प्लांट की एफिशिएंसी एंड ऑल दैट सब लिखवाऊं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट स्मृति ले लो, तो स्क्रीनशॉट तो। इज इट? नितेश, क्या एयर प्रीहीटर? बेटा फूकनी सुनने में मजा आता है क्या? है? अरे बाहर से बेटा ऑक्सीजन खींच, ठीक है ना?
कोयले को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन जो है वो फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन बाहर से खींचता है एनवायरनमेंट से। और जो ऑक्सीजन खींच रहा है, जो एयर खींच रहा है, उसको फ्लू गैसेस की हेल्प से थोड़ा सा पहले से ही गर्म करके हम लोग बॉयलर में भेजते हैं, तो ओवरऑल आपके प्लांट की या बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है ना? मेरे ख्याल से क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर। क्लियर। बेटा ये चिमनी से पहले नहीं, चिमनी में नहीं लगा होता, चिमनी से पहले लगा होता है बेटा। ये सीक्वेंस ही पूछता है एग्जाम में, आप लोगों से कई बार सीक्वेंस पूछी हुई है। सबसे पहले सुपर हीटर, देन इकोनोमाइजर, देन एयर प्री हीटर, देन ईपी, देन इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, जिसको आईडी फैन भी कहते हैं। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन को आईडी फैन भी कहते हैं, आई डी, फिर चिमनी। तो इनका सीक्वेंस भी याद रखना, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, ईपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, देन आईडी फैन, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, देन चिमनी। क्लियर है? मैक्सिमम एग्जाम है इकोनोमाइजर का कई बार पूछता है। फीड वाटर हीटर को बॉयलर में जाने से पहले फ्लू गैसेस की हेल्प से क्या करना, हीट करना। हम लोग अभी जो क्विज खेल रहे थे उसमें भी इकोनोमाइजर का मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना? इकोनोमाइजर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से क्लियर होंगे। इज इट? तो अब एक काम करो जल्दी से, ये तो मैं हटा देता हूँ, हो गया मेरे ख्याल से क्लियर। जल्दी से एक काम करो, फटाफट से एफिशिएंसी लिखो थर्मल पावर प्लांट की, ठीक है ना? तो आप लोगों के थर्मल पावर प्लांट की, सॉरी, थर्मल पावर प्लांट की जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है ना? दिस इज थर्मल पावर प्लांट। इसकी हम लोग क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी। तो सबसे पहले एफिशिएंसी हम लोग लिख लें, तो एफिशिएंसी होती है बेटा इसकी 30 to 40%। इसका 61% इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूशन मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 61% जो है इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूशन, वो थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्लियर है ना? यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। ध्यान रखना, ओवरऑल प्लांट की कॉस्ट में 50 to 60% कॉस्ट जो है फ्यूल कॉस्ट होती है, यानी कोयले की कॉस्ट होती है। यहाँ प्लांट में सबसे मेन कॉस्टिक किसकी है? 50 to 60% कॉस्ट ऑफ फ्यूल। 50 to 60% फ्यूल कॉस्ट होती है, फ्यूल की कॉस्ट होती है, ठीक है ना? फ्यूल की कॉस्ट दस। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी स्टीम टरबाइन है, आप लोगों को याद है यहाँ हमारे पास हमने स्टीमिंग चलाई है। स्टीम टरबाइन जितने भी हैं वो ध्यान रखना, मैकेनिकल वालों के काम का है, वो लोग इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं, बट आपको नाम याद होना चाहिए कि जितने भी स्टीम टरबाइन है जो हम थर्मल पावर प्लांट में यूज करें, स्टीम से जो घूम रहे हैं, वो रैंकाइन साइकिल पे चलते हैं। और जितने भी गैस टरबाइन होते हैं, गैस टरबाइन, ठीक है ना, जो आप लोग, गैस थर्मल पावर प्लांट आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर मान लो कभी पूछ ले तो गैस टरबाइन आपका ब्रेटन साइकिल पे चलता है, ठीक है ना? पम्प्ड स्टोरेज प्लांट के बारे में भी लिख लो, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट। देखो पम्प्ड स्टोरेज प्लांट थोड़ा सा रिवीजन टाइप में बता रहा हूँ। पम्प्ड स्टोरेज प्लांट ये क्या होता है? एक्चुअल में पम्प्ड स्टोरेज प्लांट में एक रिवर्सिबल टरबाइन होता है, एक रिवर्सिबल टरबाइन होता है। रिवर्सिबल टरबाइन का मतलब क्या होता है सर? रिवर्सिबल का मतलब ये बड़ा अजीब क्वालिटी का होता है, अजीब ही चीज होती है। क्या होता है सर इसमें? ये टरबाइन रिवर्सिबल होता है, यानी दोनों तरह से काम करता है। जब भी पीक लोड की डिमांड हो जाए, पीक लोड की डिमांड हो, जब भी पीक लोड की डिमांड हो जाए, तो इसका स्टार्टिंग टाइम बहुत कम होता है पम्प्ड स्टोरेज प्लांट का। जब भी पीक लोड की डिमांड हो, तब ये एज अ टरबाइन की तरह काम करता है, यानी घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जनरेटर को अपने साथ कनेक्ट करके। तो टरबाइन की तरह काम करता है जब पीक लोड का जरूरत हो। और जब सब पीक लोड की जरूरत ना हो, जब पीक लोड की जरूरत नहीं होती, तो उसे कहते हैं ऑफ पीक लोड, OFF। बंद है पीक लोड की डिमांड। तो जब ऑफ पीक लोड की जरूरत हो, पीक लोड की जरूरत हो तब तो, पीक लोड की जरूरत हो तब तो ये टरबाइन की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है। लेकिन जब पीक लोड की जरूरत ना हो, ऑफ पीक लोड के टाइम पर, जब पीक लोड की जरूरत ना हो, यानी बेस लोड से चल रहा हो तो दूसरे प्लांट चलते हैं, तब ये बंद हो जाता है। तब सर फिर ये किसकी तरह काम करता है? तब यही टरबाइन, जब पीक लोड की डिमांड नहीं हो, तब यही टरबाइन एज अ पंप काम करने लगता है, एज अ पंप काम करने लगता है, इसलिए पंप्ड स्टोरेज प्लांट बोलते हैं इसे। यही टरबाइन किसकी तरह काम करने लगता है? एज अ पंप। पंप का मतलब ये पानी को पंप करता है, यानी खींचता है, पानी को खींचता है और ऊपर चढ़ाता रहता है। ऊपर कहाँ चढ़ाता है सर? तो जैसे मैंने आपको हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट बताया था, तो उसमें सर्च टैंक जो
जो काम करता है वो क्या करता है सर, सर्च टैंक पानी को खींचता है, तो सर्च टैंक पानी को स्टोर करके रखता है, तो ये भी यही काम करता है, ये पानी चढ़ाने का काम करता है, पंप की तरह काम करता है, और पानी चढ़ाने का काम करता है, चढ़ो चढ़ो चढ़ो, यानी एक रिजर्वायर में पानी इकट्ठा करने का काम करता है। तो ध्यान रखना ये कभी भी शांत नहीं बैठता। पंप स्टोरेज प्लांट में एक टरबाइन होता है जिसको रिवर्सिबल टरबाइन कहते हैं। ये स्पेशल टरबाइन ये स्पेशल टरबाइन पीक लोड की डिमांड के टाइम तो एज ए टरबाइन यूज होकर खुद की शाफ्ट के साथ साथ जनरेटर की रोटर को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और जब पीक लोड की डिमांड नहीं हो, ये तो पीक लोड की डिमांड होने पर है, और जब पीक लोड की डिमांड नहीं हो उस टाइम पर ये एज अ पंप काम करता है, एज अ पंप काम करता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा।